नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, मैं परिचय कराना चाहती हूं। आज हमारे साथ हैं अवधेश प्रताप सिंह यादव जी। आप प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश विधानसभा। और मैं आपको बताती हूँ किस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास है, विधानसभा की कार्यवाही, जो कि ऐसी बातें होंगी जिसमें हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे मेहमान का। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। और हम चर्चा से शुरुआत करें उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वर्ष 2016 से आपके द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक निकाय मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमुख सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था। और इसी के साथ में संसदीय उत्कृष्टता सेवा सम्मान, कुशल प्रशासनिक सेवा, बुंदेली रत्न सम्मान, आउटस्टैंडिंग यंग इंडियन अवार्ड और अनेकों सम्मान से आपको नवाजा गया। इसी के साथ में आप समाज सेवा की गतिविधियों में काफ़ी रुचि रखते हैं। और एक किताब की अगर मैं बात करती हूँ कि विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया भी किताब आपने लिखी है, इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं, ये जानते हैं कि विधानसभा के गठन में कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं। जी देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा हमारे प्रदेश का सर्वोच्च विधायी निकाय है और संवैधानिक व्यवस्था है। तो विधानसभा का जो गठन होता है उसमें राज्यपाल और यदि विधानसभा में दो सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, तो वो मिलकर के और ऐसा करके उसका गठन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश से चूँकि एक सदन ही है, तो इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन जो हमारे संविधान का अनुच्छेद जिसको कहते हैं उसके 168 में प्रोविज़न है कि राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के उसका गठन होता है। जी सर, इसी के साथ में विधानसभा के विशेष अगर अधिकारों की बात करती हूँ तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, विधानसभा का जो मुख्य कार्य है, जैसा उसका नाम बता रहा है, तो विधान बनाने वाली सभा है। और हमारे देश में, प्रदेश में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। तो विधान की आवश्यकता रहती है शासन चलाने के लिए। तो मुख्य कार्य उसका विधान बनाने का रहता है। साथ ही साथ क्योंकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका गठन होता है, जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्य कहलाते, जनता उनको सीधे चुन करके भेजती है। तो उनके अधिकारों का संरक्षण और उनके माध्यम से जो जनता है उसकी समस्याओं का समाधान और देश और हमारे देश की जितनी भी विकास की गतिविधियां हैं या शासन जो नीतियां बनाती हैं उनका विश्लेषण करना और उनका मार्गदर्शन करना, ये मुख्य कार्य विधानसभा का रहता है। बिल्कुल सर, हम विधानसभा की कार्रवाई पे तो चर्चा कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में भी खासी रुचि रखते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, चूँकि हर एक व्यक्ति समाज से ही आता है, तो मेरा भी ये दायित्व रहता है कि समाज ने यदि हमको कुछ दिया है तो हमको उसको लौटाना भी चाहिए। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। जीवन का सर्वोत्तम कार्य समाज की सेवा करना ही है। तो इसी तरीके से, चूँकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो वहाँ मैं जुड़ा, फिर अनेक जो समाज सेवी संस्थाओं, चाहे जेसीज हो, चाहे रोटरी हो, इनके माध्यम से मैंने कई गतिविधियों में भाग लिया है। और जो
समाज सेवा के कार्य हैं, चाहे पोलियो उन्मूलन में हम अग्र उसमें भूमिका रही हो या और जो भी समाज सेवा के ज़रूरतमंदों की मदद की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, जिनको व्यक्तित्व विकास के लिए कहीं आवश्यकता है, तो उसके लिए हम आगे आकर के मदद करते हैं। तो जो छोटा मोटा प्रयास हमसे हो सकता है हमारी क्षमता के हिसाब से, वो मैं समाज सेवा में लगाने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है सर, कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि जो यूथ होता है उसको अपलिफ्ट करना अगर है, तो हम अगर बात करते हैं कि हमें अपने देश को एक मुकाम पे पहुंचाना है, तो यूथ ही उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और ये विषय बहुत अहम है। और सर ने एक बात जो कही वो बहुत ही अच्छी है कि समाज जब हमको बहुत कुछ देता है तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उसको भी लौटाएं। और ये बहुत अच्छी बात सर है यहाँ पे। और इसी के साथ में मैं ये जानना चाहती हूँ कि विधानसभा में कितने सत्र संचालित होते हैं और उनका संचालन किस प्रकार से होता है? देखिए, विधानसभा चूँकि संवैधानिक निकाय है और संविधान में ही उसके सत्रों की व्यवस्था भी की गई है जी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 174 है उसमें ये प्रावधान है कि राज्यपाल शासन के अनुरोध पर विधानसभा के सत्रों को आयोजित करते हैं और उसी में ये प्रावधान किया गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए जी। तो इस मान से सामान्यतः सभी राज्यों में और हमारे यहाँ भी विधानसभा के 3 सत्र एक वर्ष में होते हैं। जी। प्रारंभ जो होता है वो जनवरी या फरवरी उससे होता है, जिसको बजट सत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि बजट उसमें आता है। और किसी भी विधानसभा का यदि साल का पहला जो सत्र होता है उसका जो है संबोधन या उसका अभिभाषण राज्यपाल महोदय करते हैं उसमें जा करके, उसी से उस सत्र की प्रारंभ होती है। हाल ही में हमारे विधानसभा का भी सत्र प्रारंभ हुआ है इस वर्ष का, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसमें हो चुका है। और उसके बाद फिर जो है मानसून सत्र उसको कहते हैं, जो करीब जुलाई अगस्त में आता है। और लास्ट में फिर जो विंटर सेशन या शरदकालीन जो सत्र होता है वो दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में आता है। तो इस तरह से 3 सत्र कम से कम विधानसभा के एक साल में होते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में सर प्रश्नकाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नकाल में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगी। देखिए, जैसा अभी मैंने कहा कि विधायिका जो है वो जनता के प्रतिनिधियों से बन करके गठित होती है और संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। तो विधायिका के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी कार्यपालिका की सुनिश्चित करने के लिए कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, संसदीय प्रक्रिया में कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। प्रश्न उसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जी। प्रश्न के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधानसभा के सदस्य किसी भी समस्या के संबंध में, शासन की किसी भी नीति कार्यक्रम के संबंध में जानकारी लेने के लिए वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो प्रश्न पूछते हैं सदन में, और प्रश्न का मतलब ये है कि परीक्षा में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शासन के मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए विधानसभा के जो सदस्य हैं वो प्रश्न वहाँ पूछते हैं। तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधा है या उसमें पार्लियामेंट प्रोसीजर में व्यवस्था है, जिसके माध्यम से शासन की नीतियों का विश्लेषण किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सदस्य उसका जानकारी वहाँ लेते हैं। और प्रश्न भी फिर उसको विभाजित किया गया। पहले जब शुरुआत हुई प्रश्न की तो काफ़ी प्रयास उसमें हुआ था, क्योंकि कोई भी जो चीज़ लोग सत्ता में हों या पावर में हों वो सीधे कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहते। तो काफ़ी शुरुआत में, चूँकि हमने जो हमारी मदर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ से हमने सारा प्रोसीजर लिया है। तो वहीं प्रश्न की भी शुरुआत हुई, तो सेंचुरी उसमें लग गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो विकसित हुआ। पर हमारे यहाँ जो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बनाया उसको हमने उसमें इंटैक्ट करके एक अभिन्न भाग उसको डाल दिया। और ये पहले ये व्यवस्था थी वहाँ कि शासन चाहे तो जानकारी दे अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछ रहा है, और चाहे तो नहीं दे। लेकिन अभी कंपलसरी हो गया है कि शासन को हर एक विभाग की जानकारी देना ही है। केवल कुछ मामलों में अपवाद है, जैसे देश प्रदेश की सुरक्षा के मामले कोई हैं। तो इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है संसदीय प्रणाली की, जिसके माध्यम से शासन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, उसकी नीतियों का विश्लेषण, कंट्रोल उस पर रखा जाता है। तो सदस्य पूछते हैं। पहले चूंकि सीमित मात्रा में प्रश्न पूछे जाते थे तो एक ही प्रकार के प्रश्न थे, लेकिन जब संख्या बढ़ती चली गई, लोगों ने देखा कि बड़ी प्रभावी कार्रवाई है, सीधे जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको हम कटघरे में खड़ा करते हैं, तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। तो फिर जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में उसको विभक्त कर दिया गया। 2 प्रकार के फिर प्रश्न हो गए हैं। वो एक तारांकित प्रश्न हो गया है और दूसरा अतारांकित प्रश्न। स्टार्ट क्वेश्चन उसको कहते हैं। स्टार्ट माने ये हुआ कि कुछ चूंकि अब बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले लगे, जैसे मैंने कहा,
तो जिन प्रश्नों पर सदस्य सदन में चर्चा चाहते हैं उसमें वो एक स्टार बना देते, जैसे टिक लगा देते हैं, स्टार बना देते थे। तो वो ये इंगित करने के लिए बनाया था शुरू में कि जिस पे आप चर्चा चाहते हैं वो उस पे आप स्टार लगा दिए तो वो उस पे चर्चा के लिए कंसीडर होगा, और जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन, केवल जानकारी चाहते हैं वो अनस्टार्ड हो जाता है। तो इस तरह मुख्य रूप से ये 2 प्रश्न हम लेते हैं जिनमें जानकारी उनको डिस्कशन चाहिए होता है हाउस में, सीधा वो स्टार्ट के रूप में देते हैं, तारांकित प्रश्न के रूप में देते हैं, और जो सदस्य केवल जानकारी ही चाहते हैं, तथ्य चाहते हैं, आंकड़े चाहते हैं, तो उसको वो अनस्टार्ड के रूप में दे सकते हैं। तो एक बैठक के लिए एक विधानसभा सदस्य को 4 प्रश्नों की पात्रता है। वो 4 प्रश्न उसके लिए दे सकता है, किसी भी विभाग से संबंधित वो चाहे तो दे सकता है। फिर उसके कुछ मापदंड है विधानसभा की प्रक्रिया में, उसके तहत उनका परीक्षण होकर के और विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से फिर वो शासन को जाते हैं, शासन से जानकारी आती है और फिर सदन में उनका रिप्लाई आता है। जी, जो विधानसभा सदस्य हैं वो 4 प्रश्न कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। हाँ। जी, बहुत अच्छी बात है कि जब हम बात करते हैं प्रश्नकाल की तो वहाँ पे विधानसभा सदस्य जो रहते हैं 4 प्रश्न कर सकते हैं, और इसी के साथ में जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उसमें स्टार और अनस्टार का भी प्रबंधन रहता है। अगर चर्चा करनी होती है तो स्टार लगा दिया जाता है, और अगर सिर्फ प्रस्ताव रखना होता है तो हम उसे अनस्टार भी जानकारी के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे लगातार सर हम पहुँचा रहे हैं दर्शकों को। सर, मैं आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने बोला समाज सेवा से आप जुड़े हैं, तो सर इतने ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि आप ये सब चीज़ों को देख सकें, ऑफिशियल चीज़ों को भी और समाज सेवा को भी देख सकें? देखिए, मेरा चूँकि जन्म एक जो हमारा टीकमगढ़ जिला के बहुत ही छोटे गांव में हुआ था, तो वहाँ से स्ट्रगल तो रहता ही है, सभी के लाइफ में रहता है किसी न किसी प्रकार का। तो वहाँ उस समय स्कूल भी पर्याप्त नहीं थे, सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से करते हुए जब आए तो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहा कि कुछ ना कुछ जो लोगों की आवश्यकता है और उनका अगर आप हैंड होल्डिंग करके उनको अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस दृष्टि से ये हमेशा मेरे उसमें रहा है। कहीं भी कितनी भी व्यवस्था हो, लेकिन यदि समाज सेवा का कोई अवसर मिलता है तो उसमें जाने का मैं प्रयास करता हूँ। और उसके लिए तरीका यही रहता है कि थोड़ा सा मैं जल्दी उठता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह का भी प्रयास करता हूँ। तो क्या है, यदि आप जल्दी उठते हैं तो आपके दिन बढ़ जाता है। तो उस मान से मैं बाकी चीज़ों को व्यवस्थित करके, टाइम को मैनेज करके, ऑफिशियल वर्क को भी करके, और फिर शाम को या जैसा अवकाश के दिवस में, इसमें मैं टाइम निकाल करके समाज सेवा के कार्यों में जाता हूँ। और कई बार आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं रुचि रखता हूँ, तो उसमें भी जाता हूँ। तो प्रयास ये रहता है, लोगों को लगता है कि कैसे टाइम निकाल लेंगे। इसी तरह से यदि आपके मन में इच्छा शक्ति है और आप अपने समय को सही प्रबंधन करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें मैनेज हो सकती हैं। क्या बात है सर, कितना अच्छा आपने ये बात बोली है कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं, अगर हम समय का प्रबंधन सही कर लेते हैं और इच्छा शक्ति अगर होती है तो कोई भी काम जो है वो नामुमकिन तो नहीं होता है। और जिस तरीके से सर इतना बिजी रहते हैं, उसके बाद भी जब आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति वो काम कर सकता है। यहाँ पे सर शून्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है और इस दौरान किस तरह के प्रश्नों को उठाया जाता है? देखिए, शून्यकाल भी एक हमारी संसदीय व्यवस्था का अंग है। और शून्यकाल जैसे हम जानते हैं, अगर आप कॉमन उसमें समझें तो जब आप रेलवे उसमें टाइम टेबल में देखते हैं तो 12 जब बजते हैं तो शून्य आ जाता है वहाँ। तो उसका आशय ये है कि उसके बाद फिर दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। तो किसी एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जब हम स्विच ओवर करते हैं और बीच में जो थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड लगता है उसको शून्यकाल कहा गया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से हमने वहाँ से भी व्यवस्था ली। तो वहाँ ये था कि चूंकि जैसे मैं क्वेश्चन की बात आप कर रहे थे, प्रश्नकाल में बहुत गंभीर बहस रहती है, सारे लोग अटेंटिव रहते हैं क्योंकि मिनिस्टर्स भी रहते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, अधिकारी दीर्घा भरी रहेगी, दर्शक लोग भी रहेंगे क्योंकि सारा परीक्षा का कार्य एक तरह से चल रहा है शासन की। तो बड़ी गंभीर हाउस की स्थिति रहती है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आवर समाप्त होता है एक उथल पुथल की स्थिति बनती है, लोग जिनका काम नहीं है वो मिनिस्टर जाने लगते हैं, हाउस अधिकारीगण भी जाते हैं। तो उस टाइम को यूज करने के लिए शून्यकाल का इजाद किया गया। उद्देश्य ये था कि उसमें थोड़े मेंबर्स रिलैक्स भी रहेंगे और वो अपनी कोई सामान्य पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात है उसमें कह सकते हैं। सामान्यतः व्यवस्था ये थी कि बिना पूर्व सूचना के आप विधानसभा में कोई विषय नहीं उठा सकते। अच्छा। हाँ, यदि कोई घटना घट गई तो आप आज लिखित में सूचना दोगे, अब कल आप उसको उठा पाएंगे। लेकिन शून्यकाल में व्यवस्था थी कि यदि तात्कालिक महत्व का, यदि कोई रास्ते में भी मान लीजिए कोई विधानसभा सदस्य का हाउस की प्रोसीडिंग में भाग लेने आ रहा है और रास्ते में कोई भी घटना, मान लीजिए नल की वो पाइप ही टूट गया है, तो ऐसे विषय को यदि वो तात्कालिक रूप से वहाँ उठाना चाहता तो उसको केवल एक यही था कि शून्यकाल में वो बिना पूर्व सूचना के अपनी बात रख सकते थे।
तो अध्यक्ष उसको अनुमति देते हैं तो वो कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि अध्यक्ष महोदय में आ रहा था, रास्ते में पाइप इसका पेयजल की लाइन जो है टूटी हुई थी और अगर तत्काल उसमें व्यवस्था नहीं की गई तो हो सकता है कल हमारे शहर को पानी पेयजल की वो व्यवस्था नहीं हो सकेगी। तो क्या होता है, जैसे वो वहाँ उल्लेख करता है तो शासन के अधिकारी जिस विभाग का संबंध है वो भी वहाँ रहते, उन्होंने भी सुना, प्रेस ने भी सुना, तो सबके नॉलेज में आ जाता था। और कई बार वहीं मंत्री या अधिकारी वहीं से निर्देश देते थे कि भाई जो सदस्य उठा रहे हैं इसको आप देखिए। तो शून्यकाल की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि आप ऐसे तात्कालिक महत्व के अल्प समय में आप मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि बहुत सारा शोर शराबा उसमें मचने लगा, ज़्यादातर लोग बोलने लगे और फिर एक के बाद एक तो व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो फिर उसको लिखित कर दिया गया। तो आज की स्थिति में विधानसभा के नियमों में ये शामिल है कि कोई सदस्य यदि इस तरह के तात्कालिक महत्व के विषय उठाना चाहता है तो 9 बजे तक वो विधानसभा में सूचना लिख करके दे देगा और फिर अध्यक्ष विधानसभा उसको सिलेक्ट करते हैं। 10 सूचनाओं को वहाँ पढ़ा जाता है, जो मैंने कहा, तो वो पढ़ देते हैं और फिर बाद में विभाग को भेजा जाता है, प्रशासन से वो जानकारी आती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मौखिक जो मैं कह रहा था, अभी कई अध्यक्ष, जैसे अभी वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने भी घोषणा की है कि इस लिखित के साथ साथ यदि कोई और सदस्य कोई जनहित का विषय मान लीजिए उसने लिख के नहीं दे पाया लेकिन उसको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, उठाना चाहिए, तो अध्यक्ष की अनुमति से वो वहाँ उठा सकता है। तो ये शून्यकाल की मुख्य रूप से व्यवस्था है। जी, सेम डे ही परमिशन लेनी होती है। सेम डे ही। जी जी जी। आपने अध्यक्ष की यहाँ पे बात करी तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष के पास के कौन कौन से अधिकार हैं उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे? देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष जो है, सारा जो विधानसभा का कार्यवाही का संचालन हो या वहाँ का प्रशासन हो, उसके जो मुखिया होते हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष ही होते हैं जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती है। तो उनके बहुत बृहद अधिकार हैं, चाहे वो विधानसभा के जो सदस्यों के उसके संरक्षण की बात हो, विधानसभा की कार्रवाई के संचालन की बात हो, या विधानसभा की कार्रवाई में कोई बाधा डाल रहा, उसमें अगर नियंत्रण करना है या उसके संबंध में कोई कार्रवाई करनी है तो उसके संबंध में उनके अधिकार हैं। तो इस तरह से विधानसभा की पूरी व्यवस्था और कार्रवाई के संचालन के बृहद अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हमने एक किताब की बात करी थी जो आपके द्वारा लिखी गई है, विद्वान मंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, विधान मंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, सही कहा आपने, ये पुस्तक मैंने विगत जो कोरोना काल का समय था उसका उपयोग करके लिखी थी और ये भी एक हमारा समाज सेवा का ही एक प्रयास था। क्या है, चूँकि मुझे हमारे देश की संसद के सचिवालय में भी काम करने का अवसर मिला है और जब मैं वहाँ से यहाँ आया था तो चूँकि हमारा गृह राज्य था तो आया तो फॉर द टाइम बिंग था, लेकिन फिर सबने कहा कि नहीं, अपने राज्य की सेवा करना चाहिए और कुछ त्याग भी करना चाहिए, तो आप वहाँ से यहीं रहिए। तो फिर आप तत्कालीन अध्यक्ष वगैरह सभी ने इंसिस्ट किया तो हमने फिर यहाँ रहना पसंद किया। तो जब हम यहाँ आए तो कई माननीय सदस्यों का ये अनुरोध रहता था कि आपका अनुभव वहाँ संसद का भी है और यहाँ का भी है, आप क्यों नहीं एक सरल भाषा में कोई पुस्तक इसकी लिखते हैं संसदीय विधानमंडल प्रक्रिया की, तो बहुत काफ़ी उपयोगी रहेगा और ये सदस्यों को भी जानकारी के लिए और प्रक्रिया समझने में महत्व होगा। लेकिन चूंकि किताब लिखना कोई आसान कार्य नहीं रहता है तो धीरे धीरे कुछ मटेरियल मेरे पास संरक्षित हो रहा था, लेकिन इतना समय नहीं मिल रहा था कि उसको चूँकि मनन करके और फिर उसको किताब के रूप में परिणित किया जाए। लेकिन कोरोना काल का जो पीरियड था उसमें काफ़ी काम वो हो गया था, सचिवालय का काम भी कम था और चीज़ें भी ज़्यादा उसमें नहीं थी, तो उसका उपयोग करके हमने इस किताब को लिखने का प्रयास किया, यानी उसका रचनात्मक उपयोग कोरोना काल का किया, तो फिर ये किताब के रूप में परिणित हुई और फिर इसको विधानसभा में अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और दूसरे नेता प्रतिपक्ष सभी लोगों ने उसको बड़ा सराहा और उसका उन्होंने विमोचन किया। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था तो दूसरे विधानसभाओं के भी विधानसभा अध्यक्ष आए थे, जैसे यूपी के आए थे, तो उन्होंने बड़ा प्रशंसा पत्र भी दिया और कई राज्यों से चिट्ठियाँ आती रहती हैं। तो उद्देश्य इसका यही था कि जो हमारे विधानसभा के सदस्य, खास तौर से जो पहली बार निर्वाचित होकर आते हैं, वो सरल भाषा में विधानसभा की प्रक्रिया को समझ सकें, कैसे जनहित के विषय उनको उठाने, जैसे आपने प्रश्न की बात की, प्रश्न कैसे उठाए जाएंगे, फिर और भी प्रक्रियाएं, ध्यान आकर्षण है, स्थगन है, अलग अलग प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से सदस्य जनहित के विषय वहाँ उठा सकते हैं, विकास का कार्य की चीज़ें वहाँ चर्चा में ला सकते हैं और जो जन समस्याएं उनका समाधान के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो वो सारी प्रक्रियाएं हमने समाहित करके इसमें रखी हैं। उद्देश्य यही है, यदि सदस्य उसको पढ़ेंगे तो वो भी एक समाज सेवा हुई, क्योंकि बेहतर ढंग से वो अपने विधायकी दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे और क्षेत्र की सेवा भी कर पाएंगे।
क्या बात तो है ये सर। प्रयास हमारा इसका छोटा रहा है। जी बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि जिस तरीके से आपने समय का उपयोग करके किताब जो लिखी है, जो अन्य देश के भी हम विधानसभाओं की बात करते हैं, तो ये किताब निश्चित तौर पे एक मार्गदर्शन का बहुत बड़ा एक जो कार्य है वो करेगी। और इसी के साथ में सर मैं अगर बात करती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि विधानसभा में जो विधायक होते हैं, सदस्य होते हैं, वो प्रश्न करते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, कोई प्रश्न रखना चाहता है, तो क्या वो रख सकता है? देखिए, उसके लिए एक प्रक्रिया ये है कि वो तो चूंकि विधानसभा का सदस्य नहीं, इसलिए सीधे नहीं रख सकता। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में या किसी कहीं पर कोई ऐसी घटना या किसी मुद्दे को वो लाना चाहता है, तो अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, निर्वाचित विधायक के माध्यम से वो ला सकता है। लेकिन जन समस्याओं के लिए हमने ये व्यवस्था की हुई है कि विधानसभा में एक याचिका समिति कहलाती है, उसमें जनता के जुड़े हुए मुद्दे वो जनता लिख करके यदि देती है, आम नागरिक यदि लिख करके देते हैं, तो किसी भी विधायक के माध्यम से वो सदन में प्रस्तुत होती हैं और फिर वो समिति उसका परीक्षण करती है। ऐसा विषय जो उसने सब जगह प्रयास कर लिया अपने स्तर पर, शासन में भी, दूसरी जगह भी, लेकिन उसको राहत नहीं मिली, लेकिन इसके लिए तो ऐसे विषयों को हम अभ्यावेदन के रूप में हमारी जो समिति विधानसभा की है उसके समक्ष रखा जाता है और तत्परता से उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि शासन को भेजा जाता है, फिर जवाब उनको देना होता है, नहीं तो अधिकारियों को बुला सकती है समिति। तो काफ़ी विषय जो बरसों तक लंबित रहे थे, वो विधानसभा के माध्यम से उनका समाधान निकला है और जनता का एक समस्याओं को, उनको परेशान होने से बच सकें। जी, क्या बात है। और इसी के साथ में सर अगर मैं विधानसभा के अधीन कितनी समितियां कार्य करती हैं वो जानना चाहूँगी, तो आप क्या बताना चाहते हैं? ये भी आपने महत्वपूर्ण बात उल्लेख की है। क्या है कि विधानसभा की कार्रवाई हर समय नहीं चल सकती, उसकी एक सीमा रहती है और सारे विषय उसमें आ भी नहीं सकते, क्योंकि एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है और दूसरी चीज़ों के वो रहता है, सीमित समय रहता है। तो इसीलिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ विधानसभा की समितियाँ करती हैं और समितियाँ भी विधानसभा का लघु रूप ही मानी जाती हैं। सभी दलों के जिस अनुपात में उनके सदस्य हैं, उनके उतने सदस्य समितियों में गठित करने के लिए उनकी सदस्य संख्या उसमें रहती है। तो आज की स्थिति में करीब 21 समितियां विधानसभा में कार्यरत हैं, जो अलग अलग विषयों का परीक्षण करती हैं। जैसे महिला बालकों के कल्याण संबंधी समिति है, वो इससे महिला और बालकों के कल्याण के संबंध जो शासन ने योजनाएं बनाई हैं, कैसे वो क्रियान्वित हो रही हैं, कैसे लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहीं लूप होल्स हैं, उसके संबंध में परीक्षण करके अपना प्रतिवेदन दे सकती है। इसी तरह से हमारी कुछ वित्तीय समितियाँ हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, वो ये देखती है कि शासन ने जो बजट दिया था, जिस उद्देश्य से दिया था, जिस कार्य योजना के लिए दिया था, उसका सही उपयोग उस दिशा में हुआ कि नहीं हुआ, उसके संबंध में वो विस्तार से परीक्षण करती है। उसके अध्यक्ष जो हमारा मुख्य प्रतिपक्ष दल होता है, उसके वरिष्ठ सदस्य रहते हैं। ऐसे एक प्राक्कलन समिति है। इसी तरह से जो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति है कि उनकी कार्रवाइयाँ सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ऐसे ही हमारे पंचायती राज लेखा के संबंध में समिति है। याचिका का मैंने कहा तो याचिका समिति भी बनी हुई है। ऐसे अन्य समितियां भी बनी हुई हैं जो विभिन्न विषयों के संबंध में। कृषि विकास समिति बनी हुई है जो कृषि से संबंधित योजनाएं शासन की होती हैं उनका परीक्षण करती है और बेहतर ढंग से कैसे वो हमारे प्रदेश में योगदान दे सकते हैं। तो ये विस्तार से समितियां अपना, जब सदन नहीं चल रहा होता है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, तो ये सभी समितियां अपनी बैठक करती हैं और इस तरह से सतत रूप से विधानसभा की एक तरह से कार्रवाई चलती रहती है और शासन के नीतियों कार्यक्रमों का विश्लेषण भी करती हैं ये, और फिर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन इनका विधानसभा में रखा जाता है। बिल्कुल, विधानसभा सत्र के अलावा भी कार्रवाई लगातार चलती रहती है। बिल्कुल, इसी के साथ में सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर विधानसभा करने का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो किसे ये अधिकार दिया गया है और किन परिस्थितियों में विधानसभा भंग की जा सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। देखिए, विधानसभा का जैसा हमने कहा कि गठन राज्यपाल और विधानसभा के सदन को मिलकर के होता है, तो भंग करने का अधिकार भी संविधान में और सत्र बुलाने का दोनों अधिकार राज्यपाल को ही दिए गए हैं। तो जब एक विधानसभा भंग तभी होती है, एक तो दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि जब विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, 5 साल की अवधि निर्धारित है, वो पूर्ण होने को होती है, तो विधानसभा की कार्यवधि पूर्ण होने पर उसके चुनाव की घोषणा कर दी जाती है और चुनाव के परिणाम आते ही विधानसभा भंग हो जाती है। दूसरी स्थिति में यह है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि विधानसभा में बहुमत किसी दल का नहीं बचा है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रित नहीं हो रही है, तो राज्यपाल को अधिकार है कि वो रिपोर्ट शासन को भेज करके, केंद्र को भेज करके उसका विश्लेषण करके वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर प्रयास कर सकते हैं कि अगर कोई दल या 2 दल मिलकर के कोई सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो
तो उसका प्रयास करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी दल का बहुमत नहीं है और अब उचित यही होगा कि जनता फिर से निर्वाचन करके प्रतिनिधियों को भेजे, तो फिर उस स्थिति में वो अनुशंसा करते हैं तो विधानसभा भंग हो जाती है। तो इस तरह से राज्यपाल की अनुशंसा पर ही विधानसभा भंग होने की कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी लगातार हम जो जानकारी दे रहे हैं तमाम दर्शकों को। तो सर मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी बात जो आप तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या संसदीय व्यवस्था हो, इस सब में हम सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। और चाहे आम नागरिक हों या युवा पीढ़ी हो, सबको संसदीय प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पहला हमारा अधिकार है मत देने का, जिसको मतदान कहते हैं, कि उसमें हम बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे तो संसदीय व्यवस्था अच्छी चलेगी। तो उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी, हमको संसदीय प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए कि यदि किसी विषय पर कोई घटना क्षेत्र में घट रही है या कोई विकास कार्य बाधित हो रहा है और विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो वो अपने जनप्रतिनिधि को सलाह दे सकते हैं कि इस विषय को इस प्रक्रिया के तहत आप उठाइए। तो हमारी प्रभावी ढंग से वो मांग पूरी होगी और हमारे जो विकास कार्य है उसमें भी आगे गति आ जाएगी। तो इसकी जानकारी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि विधायी प्रक्रिया में सभी को रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये केवल विधानसभा सदस्यों या विधायकों के लिए ही नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए और सभी के लिए आवश्यक है कि वो इस प्रक्रिया से भीग रहें, इसकी जानकारी रखें, तो बेहतर ढंग से वो संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में के संचालन में अपना योगदान वो दे सकेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी को विधानसभा के सभी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें हमें भागीदारी भी निभाना चाहिए। और सर, जैसे कि आपकी जो किताब है विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, तो वो क्या आम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो चूँकि विधायक, जैसे मैंने कहा, विधायकों के लिए तो उपयोगी है ही, क्योंकि उनको तो तुरंत वहाँ आवश्यकता है उसकी। लेकिन जो भी विधायी प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, कई मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ उसको ले रही हैं, कुछ छात्रों ने भी बड़ी रुचि दिखाई है, वो भी उसको अध्ययन करके ले रहे हैं। तो जिनकी भी रुचि है वो उसमें ले सकते हैं। ऐसी जानकारियां जो आमतौर पर नहीं रहती वो उसको पढ़ने से उनको मिल सकते हैं। और उदाहरण के साथ मैंने उसमें दिए हैं कई जो परंपराएं, विधानसभा की कार्रवाई केवल नियम से नहीं चलती, परंपराओं से भी चलती है। तो वो परंपराओं का भी मैंने प्रयास किया है कि उसका, ताकि वहीं सटीक रूप से आपको यदि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप परंपरा देख सकते हैं कि पूर्व में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी तो ये रास्ता बना था। तो वो सारी जानकारियाँ उसमें हैं, कोई भी उसका अध्ययन कर सकता है, उपयोग कर सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। समय निकाल कर आप यहाँ आए और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जो अपने विस्तार से जानकारी दी है, मुझे लगता है कि तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मार्गदर्शन का काम करेगी और उनके अंदर एक जागरूकता भी पैदा करेगी। तो आप सर यहाँ समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर विस्तार में जानकारी दी और हमारे बीच में अवधेश प्रताप सिंह यादव जी थे, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए बस मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।